नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था उपसर्ग। इसमें संस्कृत के कर लिए थे और कुछ उपसर्ग अपने हिंदी के कर लिए थे। तो उसमें हमने 8 उपसर्ग किए थे हिंदी के। किसके किए थे? हिंदी के। अपना टॉपिक क्या था? उपसर्ग। क्या टॉपिक था? उपसर्ग। उपसर्ग टॉपिक था। उपसर्गों में हमने संस्कृत के पूरे कर लिए थे। अब अपने कर रहे थे किसके? हिंदी के। इसमें मैं एक बात बता देता हूं आपको, एक चीज का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। संस्कृत के अव्यय उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय उपसर्ग और हिंदी उपसर्ग, और कल भी वैसे मैंने बताया था, पर मैं एक बार आपको बता दें, हिंदी के उपसर्ग। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। संस्कृत के अव्यय जो शब्द हैं उनका उपयोग हिंदी शब्दों में होता है। न कि संस्कृत शब्द, संस्कृत के हिंदी शब्दों में होता है, संस्कृत के उपसर्गों में नहीं, संस्कृत के शब्दों में नहीं। जो कि हिंदी में जैसे तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे तत्सम शब्द संस्कृत के होते हैं और तद्भव संस्कृत से किस में आते हैं? हिंदी में कन्वर्ट है। यही चीज क्या है? संस्कृत के अव्यय उपसर्ग हैं। इनका अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो ये हैं, ये मूल हिंदी के आते हैं। इनका थोड़ा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये संस्कृत के शब्दों में नहीं होते हैं या संस्कृत के उपसर्ग नहीं है। ये आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये संस्कृत के उपसर्ग नहीं है। संस्कृत के उपसर्ग नहीं है। ये कहीं से भी संस्कृत के क्या नहीं है? उपसर्ग नहीं है। संस्कृत के उपसर्ग सिर्फ कितने हैं? 22 हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22, जो कि मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता चुका हूं। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। कंफ्यूज कहां करेगा आपको? ये प्रश्न ये दे दे कि संस्कृत का कौन सा उपसर्ग है या नहीं है। प्रश्न आपको ये दे दे कि संस्कृत का कौन सा उपसर्ग है या नहीं है, वहां पर अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर ये प्रश्न देता है कि हिंदी का कौन सा उपसर्ग है या नहीं है, अगर वहां संस्कृत अव्यय का उपसर्ग दिया है तो वह हिंदी का उपसर्ग माना जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना कि आप ऐसे मत कहना संस्कृत के अव्यय के, नहीं, वो किसका माना जाएगा? हिंदी का उपसर्ग माना जाएगा। इस चीज का आप विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। पेपर में रेक्टाफिकेशन के साथ साथ समझ भी होनी चाहिए। कई बार सारा पैटर्न क्लियर होता है पर थोड़ी सी समझ के कारण अपने उस प्रश्न को क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। इसलिए थोड़ी समझ भी होनी चाहिए। मैं कराने को उपसर्ग आपको 2 दिनों में करवा दूं, पर उसका करवाने का कोई भी औचित्य नहीं है। मैं थोड़े थोड़े 4, 5, 6 उपसर्ग इसलिए करवा रहा हूं जिससे आपको समझ आए। पेपर में लिखा सब कुछ होगा, ऑप्शन के रूप में मिलेंगे, वहां अपने को देखने क्या है?
अपने को उस चीज की क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। कई बार अपने इस प्रकार प्रश्न आता हुआ गलत कर देते हैं सिर्फ इस कंफ्यूज में कि क्या होगा, क्यों कि अपने रटे रटाए तैयार होते हैं। और कईयों को तो मैंने ऐसा देखा, सिर्फ उपसर्ग के उदाहरण टिके जाते हैं। उपसर्ग देख लिया, अधि देख लिया, अधि बस उदाहरण देख लिए, वो होता है, इससे बात हो जाएगा नहीं। हमें युद्ध करने से पहले, किसी ने सही बात कही है, युद्ध करने से पहले हमें पूरे हथियार अपने पास होने चाहिए। एक भी हथियार अपनी क्या बन सकती है, कमजोरी बन सकती है। यही होता है कंपटीशन एग्जाम में, अपनी एक छोटी सी गलती अपने को पूरा प्रश्न गलत करवा सकती है। अपने उदाहरण टिके चले गए, उपसर्ग टिके चले गए, उसने अर्थ पूछ लिया, अर्थ तो अपने ने पढ़ा ही नहीं। तो अपना उपसर्ग किया हुआ कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो भी चीज पढ़ो पूरी गहराई से पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, उसको टाइम देना सीखो, जिससे आपकी वो चीजें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। आगे देखो अब अपने करते हैं बात आगे। अपने बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग। किसके बारे में बात चल रही थी अपनी, हिंदी के उपसर्ग। किसके बारे में, हिंदी के उपसर्ग के बारे में बात चल रही थी। तो अपने वही डायग्राम बनाएंगे। कर्म संख्या, उपसर्ग, उपसर्ग के बाद में उसका अर्थ, इसके बाद में संयोग या संधि शब्द। बात करते हैं अगले उपसर्ग। उपसर्ग है नी। कौन सा उपसर्ग है, नी। नी का मतलब होता है विपरीत। अर्थ के रूप में लेंगे तो क्या होगा, अर्थ होगा विपरीत। जैसे निकम्मा, क्या है, निकम्मा, निकम्मा हुआ। निहत्ता, नी प्लस कम्मा। इसी प्रकार निहत्ता, नी प्लस हता। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं नीडर, तो नी प्लस डर। उसी प्रकार अगर बात करूं मैं नी कपट, नी कपट, तो नी प्लस कपट। ये किसके उदाहरण हुए, नी उपसर्ग के। किसके उदाहरण हुए, नी उपसर्ग के। निठल्ला, नी प्लस ठल्ला। ये क्या है, नी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग हुआ, नी उपसर्ग हुआ। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग की। अब मैं बात करूंगा अगले उपसर्ग की। उपसर्ग है 10वां। 10वां उपसर्ग है स या सु। अच्छा, क्या मतलब होता है, अच्छा। अच्छा, दोनों का मतलब क्या रहेगा, अच्छा ही रहेगा। जैसे इसका पहला सपूत, स प्लस पूत होगा। सुडोल,
सू प्लस डोल। आगे अगर मैं बात करूं सुजान, सू प्लस जान, क्या होगा? सू प्लस जान। अब अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं आगे बात करूं, आगे इनके बारे में और सवेरा, स प्लस वीरा, ठीक है। आगे बात करूं सहेली, स प्लस हेली। ये किसके उदाहरण हुए? ये हुए स या सु। सु का मतलब होता है अच्छा, सपूत है, सुडोल है, सुजान है, सवेरा है, सहेली है, सहित है, स प्लस हित। ये किसके उदाहरण हुए? स या सु के, और जिसका मतलब क्या होता है? अच्छा। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर बात करूं तो बिन, कौन सा उपसर्ग आएगा? बिन उपसर्ग आएगा। 12 नंबर उपसर्ग कौन सा आएगा? 11 नंबर, सॉरी, बिन। कौन सा उपसर्ग है? बिन। बिन का मतलब होता है निषेध, बिना। हुआ। देखो, बिन खाया, बिन खाया, बिन प्लस खाया, हुआ या नहीं हुआ? हुआ। बिन ब्याह, बिन ब्याह। बिन बोया, बिन प्लस बोया, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं बिन जाने, बिन जाने, बिन जाने, बिन प्लस जाने, ये हो जाएगा। बिन माने, बिन माने हो गया। बिन बुलाया, बिन प्लस बुलाया। आगे अगर मैं बात करूं बिन सोचा, क्या होगा? बिन प्लस सोचा। ये कौन सा उपसर्ग हुआ? ये हुआ बिन। कौन सा उपसर्ग हुआ? बिन उपसर्ग हुआ। बिन खाया, बिन ब्याह, बिन खाया, बिन सोया, बिन बुलाया, ये चीजें किस में आएंगी? बिन उपसर्ग में आती हैं। अब बात करता हूं मैं आगे। अब अगर मैं बात करूं अगले उपसर्ग की, भर। उपसर्ग का नाम क्या है? भर। भर का मतलब पूरा भरा हुआ। हुआ, क्या मतलब है? पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। इसके उदाहरण है भरपेट, भर प्लस पेट। आगे अगर बात करूं भरकम, भर प्लस कम, भरपूर, भरपूर।
भरपाई, भर प्लस पाई। आगे अगर मैं बात करूं भरमार, भरमार, भर प्लस मार, भर प्लस मार। भर का मतलब पूरा भरा हुआ, भरपेट है, भरकम है, भरपूर है, भरपाई है, भरमार है। ये किससे के शब्द हुए? भर उपसर्ग के शब्द हुए। अगला जो है अपना 13 नंबर, चो, कौन सा है? चो। चो का मतलब होता है चार। क्या मतलब होगा? चार। चार में चौराहा, चौराहा। चो प्लस रहा, चौमासा। हाँ, चौमासा, चो प्लस मासा, चौमासा। चौकोर, चो प्लस कोर। हुआ या नहीं हुआ? चौरंगी, क्या आएगा? चौरंगी। ये कौन सा उपसर्ग हो गया? चार, चो हो गया। ये कौन सा उपसर्ग हुआ? चो उपसर्ग हुआ। भड़का, चो का मतलब चार, चौराहा है, चौमासा है, चकोर है, चौरंगी है। आगे अगर देखो चौपाया है, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? चौपाया। इसके अगर टुकड़े करूं, तो प्लस पाया। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं एक बार, चो पाया। अगर आगे बात करूं, चौपड़, चो प्लस पड़। हुआ या नहीं हुआ? चौतरफा, चो प्लस तरफा। ये लो, ये कौन सा हो गया? चो उपसर्ग हो गया। कौन सा उपसर्ग हो गया? चो उपसर्ग हुआ। अब देखते हैं अपने आगे। अब बात करूं आगे लास्ट, हिंदी के उपसर्ग में आता है 14 नंबर, तीन। इसका मतलब होता है तीन। तिराहा, ती प्लस रहा। तिकोना, ती प्लस कोना, तिपाई। पाई। तिरंगा, तिगुना, गुना। और तिमाही, ती प्लस माही। बात समझ में आई? ती रहा, ती प्लस रहा, ती कोना, ती पाही, तिरंगा, तिगुना और तिमाही। ये चीजें किसमें आएंगी? के अंतर्गत। ये कौन से उपसर्ग हुए अपने? हिंदी के उपसर्ग हुए। ये जितने भी मैंने करवाए हैं, ये मूल रूप से किसके उपसर्ग हैं?
हिंदी के उपसर्ग हैं। इनसे जो शब्द हैं वो मूल रूप से क्या हैं? हिंदी के शब्द हैं। अब अपने जो आगे करेंगे, मैं संस्कृत के अव्यय के सारे उपसर्ग नहीं करवाऊंगा, जितने आपको पहले अर्थ के रूप में करवाए। उनमें जो महत्वपूर्ण है वो सारे कराऊंगा, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे कराने का कोई औचित्य नहीं है, सारों के उदाहरण कराने कोई, जो महत्वपूर्ण है वो सारे के सारे अपने क्या करेंगे? संस्कृत के अव्यय के उपसर्ग भी करेंगे। और जिसका प्रयोग कहां हो रहा है? हिंदी में प्रयोग हो रहा है। वर्तमान में किसमें प्रयोग हो रहा है? हिंदी में प्रयोग हो रहा है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, संस्कृत के अव्यय। उसको आज शुरुआत करके करते हैं, कौन से हैं, क्या हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं संस्कृत के अव्यय उपसर्ग। संस्कृत के अव्यय उपसर्ग, इनमें देखो वही कर्म वही संख्या लगाऊंगा मैं। अर्थ, संधि शब्द, इसमें अपने पहला देखते हैं ए। ये अपने हिंदी में पढ़ा है और यहां भी पढ़ रहे हैं। ए का मतलब होता है अभाव। किसके रूप में? अभाव, निषेध और नहीं। अब देखो इनमें वो शब्द आएंगे ए में जो संस्कृत से किसमें तब्दील हुए हैं? हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे। ये शब्द तो क्या है? संस्कृत के थे, पर आहिस्ता आहिस्ता इसका उपयोग किसमें किया जाने लगा? हिंदी में उपयोग किया जाने लगा। वो शब्द क्या आएंगे? संस्कृत के अव्यय के उपसर्ग के रूप में आएंगे। देखो ए, ए के अंदर कौन जाएंगे? जैसे अनजान, ये अलग, अटल, क्लस्टर हुआ, अचेत, ए प्लस ए, ये चीज, ये चीज किसमें आएगी? अगर बात करूं संधि के रूप में, संधि शब्द, तो इसमें एक बनता है जो अपने को पता होना चाहिए, अव्यय। एक शब्द बनता है ए प्लस व्यय, व्यय। ये शब्द किसके रूप में है? संधि के रूप में बन रहा है। ये कौन सा हुआ? अपरिचित। और देख लो, अपरिचित, ए प्लस परिचित, अपरिचित। ये कौन सा उपसर्ग हुआ? ए उपसर्ग हुआ इसका संस्कृत अव्यय के रूप में। अब मैं बात करता हूं दूसरा। अगर मैं आगे बात करूं अन की, दूसरा उपसर्ग कौन सा करेंगे इसमें? अन, अन। नहीं, नहीं, अभाव, नहीं है, अभाव है, निषेध रहित। ये क्या है इनके अर्थ के रूप में? जैसे आ देखो,
अनुपम, तो अन प्लस उपम, इसमें अनु उपसर्ग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं नोट लगा के, अनु उपसर्ग नहीं है, विशेष रूप से ध्यान रखना, इसमें अनु उपसर्ग नहीं है। अनादि, अन प्लस आदि, इसका विशेष रूप से अनेक, अन प्लस एक, इसका ध्यान रखना। इसी प्रकार अनंत, अन प्लस अंत, ये क्या हो गए इसके उदाहरण हो गए। एक और लिख लो, अनुवर, अन प्लस उर्वर, इनका विशेष रूप से आप ध्यान रखना। तो देखो, अपने संस्कृत के कर लिए, हिंदी के उपसर्ग कर लिए, अब अपने किसके उपसर्ग कर रहे हैं, हिंदी संस्कृत के अव्यय उपसर्ग, जो कि महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में उदाहरण के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने हिंदी के उपसर्ग पूरे किए, जिसमें नी है, सु है, बिन है, भर है, तो है, ती है। संस्कृत के अवयव के रूप में ए और अन को किया है, उनका अर्थ को देखा, उनसे बनने वाले शब्दों को देखा, कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, उनके बारे में अपने आज चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।